गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के एमपीपीएससी इस पे 26 प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, कल सीएम ने मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट कैलेंडर वो रिलीज किया है और जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ष 2026 की थीम है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, किसानों का कल्याण। तो हमने जो कैलेंडर जारी किया उसकी भी थीम रखी थी, एक समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश, समृद्ध किसान खुशहाल प्रदेश, समृद्ध किसान विकसित राज्य, किसानों कल्याण समृद्ध राज्य। तो मैंने इसी में क्वेश्चन पहला डिजाइन किया है जो कल कैलेंडर रिलीज हुआ एमपी गवर्नमेंट का। इस बार की थीम है समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश, ए ऑप्शन। ठीक है, प्रॉस्पर्स फार्मर्स प्रॉस्पर्स स्टेट, ऐसे करके थीम सेट किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाया गया है वो मध्य प्रदेश के डांस से। ये मैंने बनाया कि अभी कुछ दिन पहले ही पेसा दिवस, पेसा सुना होगा आपने, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक, ऐसे आदिवासी बहुल इलाके जहां पे पंचायतों को आदिवासियों के अनुकूल बनाया गया है, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं सामान्य पंचायतों से। तो इसका एक पूरा फेस्टिवल हुआ था, उस फेस्टिवल में कुछ डांस वगैरह एमपी का आयोजित किए गए जिनका काफी तारीफ हुई, तो मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाया इसका। ठीक, तो सबसे पहले मैंने पूछा इसमें कि थाट्या मध्य प्रदेश का डांस है। ठीक, और मैंने थोड़ी इसकी विशेषता जोड़ दी कि इसमें रंगीन मनमोहक प्रदर्शनों के लिए आता है, कला का सुंदर पोशाक और ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो बेसिकली ये डांस किस जिले का है एमपी के, जिसका आयोजन किया गया आपके पेसा दिवस के दौरान। ठीक, कहां किया गया, पेसा दिवस को बनाते हैं, वो अगले क्वेश्चन में डाले हैं, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा पूरी बात, बट मैंने आपको थीम बता दी कि क्वेश्चन की थीम क्या थी। बैतूल जिला, अलीराजपुर जिला, बालाघाट जिला, उमरिया जिला। ठीक, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ट्राइबल डोमिनेंट हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जिले हैं, यह भी आपको बताना चाहिए, और कितने जिलों ने भाग लिया इस बार के पेसा दिवस में। ठीक, तो इसका आंसर है बैतूल जिला। ठीक है ना, लगभग 20 के आसपास आदिवासी बहुल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट, और इनमें से लगभग 9 ने भाग लिया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो ये बैतूल जिला हो गया। अगला कर्मा नृत्य गायन मध्य प्रदेश का एक आदिवासी डांस है, ट्राइबल डांस है, सिंगिंग और डांस का प्रोग्राम है। तो इसको भी वहां पे प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बैतूल, अलीराजपुर, बालाघाट, उमरिया। ठीक, तो इसका आंसर है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है कि 2025 में 2 दिवसीय पेसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। यह फेस्टिवल हर वर्ष पेसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, वो कौन सी डेट है जिस दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, जब पेसा एक्ट आया होगा और जिस तारीख को पेसा एक्ट लागू हुआ होगा उसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पेसा एक्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, पेसा बहुत चर्चा में है ना। 24 सितंबर, 24 अक्टूबर और उसके बाद 24 नवंबर, 24 दिसंबर। ठीक, तो हर साल इसको आज करते हैं 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। ठीक, इसी दिन पेसा कानून लागू हुआ था। अगली बार पूछूंगा कि पेसा कब आया। ठीक है, 95, 96, 97 कब आया था पेसा कानून, मध्य प्रदेश में किस तारीख कब से लागू हुआ। 2025 में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव आयोजन कहां किया गया, तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 भोपाल। ये सारे क्वेश्चन थीम बेस्ड हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले 4-5 दिन में डेवलपमेंट हुए, वहीं से क्वेश्चन बनाए मैंने। ठीक, इस बार का आयोजन हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था, वाईजैक में। ठीक, हाँ, तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको रखा है यहां पे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि अभी न्यू ईयर को 1 जनवरी को सीएम अपने परिवार के साथ एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए
उन्होंने राज्य की समृद्धि खुशहाली के लिए वहां पे प्रार्थना करी। तो मंदिर से राजराजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? खंडवा, बैतूल, अलीराजपुर, बालाघाट। तो ये आंसर इसका खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, बाकी मैंने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है उसमें आपको और मिल जाएगा। ए, फिर आपको पता है कि रिसेंटली हमारी जो वर्तमान सरकार है मध्य प्रदेश की, उन्हें 2 साल पूरा हो गया है। ठीक, अभ्युदय मध्य प्रदेश नामक कार्यक्रम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो मेरा पूछना यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ये जिस समय शपथ ली गई थी उस समय द हिंदू के फ्रंट पेज पर खबर थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए 17वें, 18वें, 19वें, 20वें। तो इसका आंसर है 19वें। ठीक, अभी इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए कि नंबर ऑफ टाइम एक अलग चीज होती है और नंबर ऑफ व्यक्ति अलग चीज होती है। ठीक है, जैसे शिवराज सिंह चौहान कितने बार के मुख्यमंत्री रहे? कुछ आइडिया किसी को? दिग्विजय सिंह कितने समय के मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार उनका लगातार कार्यकाल रहा? ये सब तैयार कर लीजिएगा, है ना, इंपोर्टेंट है। तो वो वहां पे और नंबर ऑफ उसमें व्यक्ति ऑर्डर में दोनों क्वेश्चन में अलग बनेगा। ठीक है, फिर एमपी गवर्नमेंट लगातार इस समय इन्वेस्टमेंट जोर दे रही है। अभी आपने देखा कि ग्वालियर में प्रोग्राम हुआ था अभ्युदय मध्य प्रदेश, और ग्वालियर में बाकायदा इस बात की तारीफ करी गई कि एमपी इन्वेस्टमेंट का एक नया मॉडल लेके आया है, वो है रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक, ग्लोबल लेके आए थे मोदी जी और रीजनल लेके आए हैं डॉक्टर मोहन यादव, ऐसा माननीय गृह मंत्री ने कहा। ठीक, और इसका आप देख रहे होगा कि कई छोटे छोटे जगह पे उन्होंने लगातार रीजनल इन्वेस्टमेंट के समिट किए हैं। ठीक है, कहीं पे खनिज कॉन्क्लेव, खनिज को लेके, मिनरल्स को लेके, है ना, कहीं पे और की चीज को लेके, तो डिफरेंट डिफरेंट थीम पे किए उन्होंने। तो स्टार्टअप हमारे यहाँ इस समय महिलाएं, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट को भी हम लोग बहुत जोड़ जगह थे एमपी में। माना है कि वर्तमान सीएम ने जिस प्रकार से पॉलिसीज बनाई है उससे वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिला है। तो कितना परसेंट स्टार्टअप महिलाओं द्वारा अभी हमारे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं? ठीक है, 47, 50, 52, 56। तो अभी 50 से कम है, 47। ठीक है, फिर विश्व आर्थिक मंच 2026 की थीम क्या होगी? ये मैंने इसे बनाया कि कल के न्यूज़पेपर में आता कि दावोस में जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, वहां पे इस बार हमारे प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। और जो फॉर्च्यून लिस्ट है, दुनिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे वो 1-to-1 मीटिंग करेंगे एमपी में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस बार की थीम क्या है? थीम है संवाद की भावना, विकास के नए शोधों खोलना, विश्वास का पुनर्निर्माण, खंडित विश्व में सहयोग, या बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट थीम मैंने अनुवाद किया हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने अजीब लगा होगा। ठीक है ना, लेकिन इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि माननीय सीएम भाग लेंगे। तो इसकी थीम है संवाद की भावना। ठीक है, स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा करके है, विकास के नए स्रोतों को खोलना, ये आंसर इसका। फिर मध्य स्टार्टअप नीति 2025 के तहत राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग 24 फरवरी 2025 से कट ऑफ डेट याद रखना पूछ सकता है के बाद स्थापित स्टार्टअपों को 12 महीने के लिए प्रति माह कितने रुपए की दर से सहायता प्रदान कर रहा है? ठीक, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000। तो स्टार्टअप कौन प्रमोट करें एमपी के अंदर, है ना, और हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का अकॉर्डिंग। तो इसमें राशि दी जा रही है 10,000 रुपए की। आंसर इसका है 10,000 रुपए। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जो भी बेनिफिशियरीज हैं, स्टार्टअप को बैंक ऋण पर अधिकतम लाख रुपए तक 5% ब्याज सब्सिडी और 15% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वो राशि कितनी है? तो यहां भी मैंने वही फिगर दिया है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ये सब इकोनॉमिक के क्वेश्चन है, एमपी इकोनॉमी इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो तैयार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका लगभग 15 लाख के आसपास, ए। अब आते हैं कुछ
थोड़ा सा यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उठाते हैं अपन ने हल्के से, क्योंकि अब माइनस मार्क भी एमपी में आ गई है, तो अब तुक्के का काम खत्म हो गया। अभी तो तुक्का मार के यूपीएससी पे निकला था वो खेम खत्म। अब आपको शोर होना पड़ेगा, नहीं पता कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गए उसमें। ठीक है, कैबिनेट ने कोटापुरी राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। पिछले 11 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है। ओनली वन सही है, ओनली टू, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, लास्ट टाइम का पेपर आप देखोगे तो यूपीएससी में बाकायदा पूछा गया था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां कहां इनमें से रिसेंटली पास किए गए हैं। तो थोड़ा देख लीजिएगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पर काफी काम कर रही है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड क्या है, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट क्या है, एमपी में कौन कौन से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हैं, देख लीजिए। मैं अगले स्लाइड में, अगले सेशन में वही पूछूंगा। अगला है कि विश्वव्यापी महत्वपूर्ण किसी विरासत प्रणालियां। ठीक है, तो ये थोड़ा तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करें और सही कथन चुनें। भारत में वर्तमान में 3 विश्वव्यापी महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां हैं। ठीक, आगे लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, और जीआईएसएच एक एफओ कार्यक्रम है। ठीक, तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैंने पूरा डिटेल दे रखा है इस प्रोग्राम के बारे में, है ना, कि क्या है, कैसे हम जुड़े हुए हैं। और इसको लेके मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे भूतपूर्व सीएम थे, जो वर्तमान में कृषि मंत्री है, ये उनका इनिशिएटिव है। ठीक, और इस इनिशिएटिव का एक बड़ा फर्क एमपी में पड़ने वाला है। तैयार कर लीजिए, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट मैंने करेक्ट बना के दिए हैं आपको। ठीक, हाल ही में 20 करोड़ वर्ष पुरानी एक जीवाश्म फाइटोसौर का अवशेष मिला है। इसका संबंध किससे है? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिश, डॉग। ठीक, तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाएंगे तो ये पूरा आपके साथ डिटेल हमने दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि क्या क्या चीजें हैं, कहां मिला, कब मिला। तो ये देख लीजिए, क्रोकोडाइल इसका आंसर है। एडी किसकी लोकप्रिय व्यावसायिक किस्म है? तो ये भी कृषि मंत्री इस पर जोर दे रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जब नॉर्थ ईस्ट गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सिल्क की कई प्रजातियां हैं। तो मैंने पूछा किसकी लोकप्रिय व्यावसायिक प्रजाति है ना, किसमें? सिल्क, डी आंसर इसका। टसर है, और बताइए कौन कौन सी है? दिलकुश कोटी हाल ही में खबरों में है। इसका संबंध, यह किससे संबंधित है? मैसूर, हैदराबाद, अवध, बंगाल। एनी आइडिया? दिलकुश कोठी से अवध, यूपी। इसका नाम बदल के साकेत भवन किया जा रहा है यूपी के अंदर। ठीक, फुकुशिमा डिजास्टर 2001 में जो हुआ था, उससे क्वेश्चन आया है 11 से। किस संबंधित है? परमाणु संयंत्र आपदा से, पार वित्तीय आपदा से, सुनामी आपदा से, एओसी दोनों से। तो इसका आंसर है आपका परमाणु संयंत्र आपदा से। ठीक है, रिसेंटली आप पढ़ा होगा कि एमपी के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर हमने एक बिल पास किया है, शक्ति बिल। ठीक, और हम भी अपने यहां न्यूक्लियर एनर्जी को लेके नए टारगेट लेके आए हैं, क्योंकि हम भी जल्द ही इंडिया को, हमने कहा है कि कार्बन न्यूट्रल करेंगे। जल्द मतलब अभी समय लगेगा, है ना, अभी है 30-40 साल आगे बहुत, लेकिन हमने अनाउंस करके हम करेंगे ऐसा। ठीक है, तो इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। फिर जापान कब तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेगा? 45, 50, 60 और 65। ये तैयार कर लीजिए। इनमें से 2-3 देशों का बहुत इंपोर्टेंट है। एक जापान का है, एक अमेरिका का है ना, चाइना ने अनाउंस कर दिया है, इंडिया ने अनाउंस कर दिया, हम भी अपने को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। क्या है कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? 2050 देख लीजिए इसको। ठीक, अमेरिका ने कहा है कोई यूनेस्को से बाहर निकल जाएगा। तो यूनेस्को कहां स्थित है? इसका हेडक्वार्टर, ठीक, रोम, जिनेवा, लंदन, पेरिस, ये हेडक्वार्टर होनी चाहिए आपको, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, सब इनके हेडक्वार्टर पता होना चाहिए आपको। प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है। चलिए, अगला कि भारतीय शहरों की तत्काल मदद करने और कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी पहला आवश्यक है? अतिरिक्त शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, तूफानी पानी को बेहतर नियमन करना, ठंडी छतों की स्थापना करना, प्रभावी पूर्व चेतावनी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करना, केवल ए और डी, केवल डी और जी में है सभी। ठीक, तो जिस प्रकार से आप देखा होगा कि बीते वर्ष एक रिपोर्ट कहती है कि साल के 365 दिन में से 360 दिन लगभग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद थी। गर्मी पड़ी तो चरम पड़ी, ठंड पड़ रही तो चरम पड़ रही है, बारिश गिरी तो बहुत गिरी, और आपने देखा कि हीट वेव भी खूब चली। ठीक, तो अब जो वेदर में नया जो टर्न आया है, बदलाव जो आया है, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही हैं। तो इंडिया जैसे देश में जहां की बड़ी आबादी गरीब है, ठीक है, तो हम इनमें से कौन से मेजर्स ले सकते हैं मिटिगेशन और अडेप्टेशन के तौर पे? ठीक, तो इसका आंसर है जी सभी। स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान 1946 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? सरदार पटेल, नेहरू, के एम मुंशी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन उठाया था द हिंदू से, एक आर्टिकल आया हुआ था उसमें से, तो इसका आंसर डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। वीवीआर 1000 पावर रिएक्टर किसके द्वारा डिजाइन किया गया? मैंने फिर बोला कि हम लोग लगातार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ठीक, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन से आया था, है ना, कुरंकुलम तमिलनाडु जगह जो है वहां पे वीवीआर टेक्नोलॉजी ने रिएक्टर लगाया है रूस की मदद से, तो इसका आंसर सी, रूस। फिर एक क्वेश्चन बनाया सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुडिशन से, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने, राष्ट्रपति ने कुछ मामलों सलाह ली, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्र है या एडवाइजरी जुडिशन जो है, उस पर क्वेश्चन आया कि संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिशन काम करता है। यह कानून तथ्य के ऐसे प्रश्नों पर राय देने का अधिकार देता है जो किसी चल रहे मुकदमे से संबंधित नहीं, दोनों या सभी, ऑल या नन। टाइपिंग गलत हो गया, दोनों और धीमा अच्छी नन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए दोनों में है। हाल ही खबरों में आतंक संगठन कैरन नेशनल यूनियन का संबंध किससे है? आपको पता है कि मणिपुर में काफी हिंसा भड़की, म्यांमार के अंदर बड़ा हिंसा का माहौल है, बांग्लादेश में हिंसा माहौल है, ठीक है, नेपाल में भी जेनजी मूवमेंट हुआ है, और भूटान। तो इसका आंसर है आपका म्यांमार। फिर भारत के कुछ जिले हैं जिनको हम बोलते हैं कॉफी गढ़, जिनमें सबसे कॉफी होती है, तो उनके बारे में पूछा इन कॉफी गढ़ किनके कहा गया है, क्योंकि इन सभी जिलों में इस बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से कॉफी के उत्पादन में कमी आई है। तो बागलकोट, बल्लारी, बेलगावी, बीदर, विजयपुर, चामराजनगर, चिकमगलूर, कुर्ग, हसन, शिवमोगा, तुमकुरू, उडुपी। ठीक है, तो ये कॉफी के प्रोडक्शन में जो कमी आई उसको लेकर पूरा आर्टिकल आया था, मैंने वहीं से उठा लिया कि किनको बोलते हैं भारत का कॉफी का गढ़, किनको बोलते हैं। तो इसका आंसर है आपका चिकमगलूर, कुर्ग, हसन, सी आंसर है। फिर इंद्रासानी मामला आरक्षण को लेकर बहुत विवाद चला, तो इंद्रासानी मामले की बात चली थी, ठीक है, न्यायाधीशों की पीठ ने ओबीसी के लिए पर आश्रय दिया था। तो उसमें कितने जज थे, कितनी बेंच पे कितने जज थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने जज थे? आमतौर पर जब भी कोई संवैधानिक मसला होता है उस पर जब बेंच बैठती है तो पहले की तुलना में बड़ी संख्या में बैठती है। ठीक है, तो 5, 3, 7, 9, फिर मिनिमम संख्या कुछ है क्या, है ना? तो इसमें आपका हो गया 9। तो ये पूरा सेशन आज हमने किया जिसमें मैंने ट्रेडिशनल और जो भी मुद्दे चर्चा में थे एमपी के, वो सारे एक साथ कवर करवा दिए। ठीक है, थैंक यू।